बोर्ड एग्जाम में तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका, इस तरीके का इस्तेमाल करके 101% आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। अगर आपके मार्क्स पहले जितने भी आ रहे थे उसमें 5 और 10 मार्क्स और ऐड हो जाने वाले हैं अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर ज्वाइनिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट डिमांडेड वीडियो। ओके, अभी तक की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हर स्टूडेंट ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में क्या हमें स्मार्ट गेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। और वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया है कि मैम हमें बता दीजिए स्मार्ट गेसिंग करते कैसे हैं। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी बिगिन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस टेक्निक को फॉलो करने से पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे एग्जाम में, उसके बाद ही आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे ही उठ के चला जाएगा कि भाई उसके 40 क्वेश्चन है और वो 40 के 40 तुक्का लगाने चला जाएगा। आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओगे, 2 चैप्टर पढ़ के जाओगे, 3 चैप्टर पढ़ के जाओगे और एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ 10, 20, 30 क्वेश्चन आते होंगे जो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। और ऐसा तो नहीं आप 40 के 40 तुक्का लगाने जाओगे। तो जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आपको वो अटेम्प्ट करने होंगे, उसके बाद जो आपकी ट्रिक बताई जाएगी वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। सो हम मान लेते हैं आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हो, ठीक है। आपको विजुअलाइज करना है यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। और देखिए, मैं आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखे हैं। बहुत सारे एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और चीज़ है कि बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं स्टूडेंट ने देखे हों कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के ट्रिक, वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए होंगे। वो जो पॉइंट्स बताते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, है ना, पुलिस के लिए एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए ट्रिक्स बताई गई हैं। किसी ने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बताया है। और बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, तो ध्यान से आप लोग कुछ भी मिस ना करें। नंबर 1 स्टेप है ट्रिक पे जाने से पहले आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। ट्रिक पे जाने से पहले आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ चुके हैं। नंबर 1 स्टेप है डू नॉट फॉलो सीक्वेंस। यू हैव अ क्वेश्चन पेपर और आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 अप टू कहाँ तक है, 40 तक आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। 40 तक आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। 50 तक क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। सो आपको कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सीक्वेंस का मतलब कि मैंने 1 क्वेश्चन किया, फिर मैं 2 करूंगा, फिर मैं 3 करूंगा, फिर मैं 4 करूंगा, ठीक है। अब मेरे को 1 क्वेश्चन आता था, मैंने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आता नहीं था, इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, आ ही नहीं रहा है, सोचे जा रहे, दिमाग पे जोर जा रहे, अरे भाई कुछ याद आ जा, कुछ याद आ जा, सर पटके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। फिर अब मैं 3rd ही करूंगा, भले 3rd आ रहा है नहीं आ रहा। अब 4th इस तरीके से स्टक हो गए 4 पे, पर 4 पे भी बैठे हुए हैं, नहीं मैं तो लाइन से करूंगा। एग्जामिनर पहली बात आपको ये देखने नहीं आ रहा कि पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सर्कल लगाया था या 5th क्वेश्चन को सर्कल लगाया था। उसको सही से मतलब है और मार्क्स से मतलब है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इस बार पेपर थ्योरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए या बाद में अटेम्प्ट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कभी भी आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सीक्वेंस का मतलब है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, इससे स्टूडेंट बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन उन्हें अच्छे से आते थे और आगे जब वो पहुंचे तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पे स्टक हो गए, जहाँ पे उन्होंने सोचने में 5 मिनट वेस्ट कर दिया और बाद में भी उस पे वो सही आंसर पे नहीं पहुंच पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपने एमसीक्यू नहीं दिया इसलिए शायद आप इन चीज़ों को अभी ना समझ पाए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट को लगता होगा यार मैंने तो पढ़ लिया है, मेरे को तो सब आता होगा, पर ऐसा नहीं होता। आप भले टॉपर हो, पर ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जहाँ पे आप स्टक नहीं होगे। सबके साथ होता है।
एवरेज स्टूडेंट हो, लो एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, टॉपर हो, सबके साथ होता है। तो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। एंड सेकेंड थिंग है कि ऐसा सीक्वेंस में दोनों केसेस में कह रही हूँ कि जैसे 1 to 40 तक का भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, और ना ही ऐसे कि आप पेपर रिवर्स कर रहे हो कि पहले 40 फिर 39 38, कि हम उल्टा पेपर स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना कि भाई मैं 40 के बाद मैं 39 ही करूँगा फिर 38। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ये लिख के रख लो अपने दिमाग में, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। तो हम पेपर करें कैसे? हमें तो यही सिखाया गया है मैम कि पेपर को हमेशा लाइन बाय लाइन करिए, एक क्वेश्चन के बाद एक करिए, ठीक है। तो देखिए वो आपका थ्योरी प्रेजेंटेशन था। यहाँ पे आपका एमसीक्यू ओएमआर शीट पे पेपर होने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं देखेगा आपने पहले कौन से सर्कल को डार्क किया। तो अब करना कैसे है? तो आपको करना है स्टेप नंबर 2 की तरह। स्टेप नंबर 2, आपको अपने पेपर को 3 पार्ट्स में अटेम्प्ट करना है। आप बोलोगे 3 पार्ट्स में कैसे अटेम्प्ट करूं, पेपर की तो एक ही ओमार शीट है, 3 बार में कैसे मैं अटेम्प्ट करूं? तो देखिए आपको 3 बार में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1, सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला ना, आपको पार्ट 1 में क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड किया, अगर आपको आता है तो इसको मार्क किया, सर्कल किया, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं आता छोड़ दिया। थर्ड, आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को करना है जिसे देखते इमीडिएटली आपको आंसर आता हो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, रीड करते हो आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रखा है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ये आपको इतनी बार बताया कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको रटे हुए हैं दिलो जान दिमाग से, आपसे नींद में कोई उठा के पूछ ले तो भी उसका आंसर दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखता है, वैसे ही जैसे वो डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही आपको दिखता है आपने उसका आंसर तुरंत टिक कर दिया। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन जो आता है तुरंत लगा लिया, और जैसे ही कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि उसको आपको रीड कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये तो मेरे को कुछ पता ही नहीं, उसको अभी छोड़ दो। या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसको आप रीड कर रहे हो पर आपको लग रहा है हाँ मैंने थोड़ा पढ़ा है, अगर मैं इसे ध्यान देके 1-2 मिनट पढ़ूँ तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, उसको भी आपको छोड़ देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3 पार्ट में पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है जिसे आप 20 सेकेंड्स के अंदर आप उसे सॉल्व कर लो, मतलब आपको उसके लिए ऑप्शन की भी ज़रूरत ना पड़े, और ऐसे ही आप करते हुए पूरा पेपर गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन देखे बिना आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये मेरे को एकदम से आता है, तुरंत लगा दिया। फिर आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ में कोई दिक्कत थी वो आपने छोड़ा, फिफ्थ आपको एग्जैक्टली आता है, फिफ्थ लगा दिया, फिर सेवंथ लगा दिया। इस तरीके से होते हुए 40 तक एक बार पूरा पेपर चले जाओ, 40 के 40 क्वेश्चन तक चले जाओ, ठीक है। जहां पे आपको 1 सेकेंड भी लग रहा है ना कि स्टक हो रहे हो, उसको तुरंत छोड़ दो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, पार्ट 1 ये आपके होंगे पूरा प्योर, एकदम प्योर वाले जो आपको एग्जैक्टली आते हैं। अब आपको क्या करना है, पार्ट 2 एक बार आपको 1 से लेकर 40 तक आप शकल देखा है, सारे क्वेश्चन की शकल देखा है, ठीक है। सीक्वेंस आपने फॉलो नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो भी आता था 5th 6th 10th सीधा आता था, 10th कर दिया, 20 नंबर का आता था सीधा वो कर दिया, 40 वाला क्वेश्चन 40th नंबर का आता था वो कर दिया, ठीक है। अब आओगे आप पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे आप उन क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन आप करते जाओ ना उसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे छोटा सा डॉट या करेक्ट मारते जाओ कि आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है पेंसिल से, ठीक है, जैसे आप इरेज कर सको। तो आपको ये पता चलेगा इतने क्वेश्चन में कर चुका हूँ। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, पार्ट 2 में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसको आप जब पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था यार इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट तक सोचूंगा तो मैं ऑप्शन तक पहुंच जाऊंगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पे आप लोगों को 3 या 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो, आपको 2 पता चल जाते हैं और 2 में कंफ्यूजन होता है। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और पार्ट 3 में ऐसे भी अटेम्प्ट करते हुए आपको 1 से 40 तक चले जाना है। इसके बाद पार्ट 3 में आना है, उन क्वेश्चन को लेना है जिसका आपको लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं पता, उन क्वेश्चन को। अभी बच्चे बोल रहे होंगे मैम ट्रिक नहीं आई, अभी ट्रिक आएगी। ट्रिक पे जाने से पहले आपको पेपर में करना क्या है वो समझ लो, ठीक है। इतनी बात समझ गए
कि सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, पेपर को 3 पार्ट्स में अटेम्प्ट करना है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली देखते हुए नींद में हमसे पूछे तो भी हम बता दें, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। फिर पार्ट 2 में जिसमें आप ऑप्शन 1 या 2 एलिमिनेट कर लो उन्हें, और पार्ट 3 में वो क्वेश्चन आपको करने जिसको आपको कुछ भी नहीं पता, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं। अब हमें तुक्का कहाँ लगाना है, देखिए ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आते थे, यहाँ पे तो तुक्के की जरूरत नहीं है। तुक्का लगेगा आपका पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 में प्योरली तुक्का लगेगा क्योंकि आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता, और पार्ट 2 में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो भी आपको तुक्का कैसे लगाना है, तो इसमें हमें तुक्का लगाना है। अब इसके लिए आएगी हमारी क्या ट्रिक, वही चीज मैंने बोली थी कि आप 40 के 40 क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं जो ट्रिक से करोगे, कुछ तो पढ़ के जाओगे। जो आप कुछ पढ़ के गए हो वो आपका पार्ट 1 में आएगा, जो आपको प्योर मार्क दिलाएगा। उसके बाद जो आपका है पार्ट 2 पार्ट 3, वहां पे आपका लगेगा ट्रिक या तुक्का। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब करना है हमें स्मार्ट वर्क, स्टार्ट करना है स्मार्ट वर्क। देखिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं हार्ड वर्क होता है चाबी है किसी भी सक्सेस की है, लेकिन स्मार्ट वर्क आज के टाइम में बहुत माना जाता है। आप आज के टाइम में अगर आप मिलोगे ना किसी भी इंजीनियर डॉक्टर से, वो कहते हैं कि आपको गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट वर्क करना कैसे है, चलिए अब स्मार्ट वर्क को भी हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। नंबर 1, आपके पास इस तरीके की OMR शीट होगी, और ध्यान रखना OMR शीट फिल कैसे करनी है, वीडियो अपलोड है, साथ साथ जो क्वेश्चन करोगे उसे OMR शीट में आप फिल करते हुए चलोगे। यहाँ पे आपको हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो बहुत ही अच्छे से, हम आ गए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारे कैसे थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है, A B C एंड D, जहां पे आपके पास 4 ऑप्शन थे और 4 में से कोई एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले रहे हो। एलिमिनेट मतलब 2 तो आपको पता है कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, एंड ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो मेरे को गारंटी है। अब B और D में से कौन सा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप पढ़ते हो तो बोलते हो हाँ मैंने पढ़ा था पर थोड़ा सा डाउट है, ये दोनों ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। या फिर कुछ एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची आपसे पूछ लेता है, विलोम पूछ लेता है, वहां पे आप बोलते हो हाँ ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पर 2 बचे हैं। पार्ट 2 में हमने ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताए। या फिर आपके एक कंडीशन ये होगी जहां पे आपके पास A B C D, आप कोई एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो, 3 ऑप्शन बच गया है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आपको लगाना है तुक्का। और तुक्का क्या है कि अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो तो आपका जो आंसर होगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली B या C में से होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए हमारे जो आंसर होते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो एग्जामिनर के माइंडसेट में ये होता है कि A पे हमें आंसर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि A ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ा जाता है, बच्चा A को ही लगता है हाँ A ही सही है, और बाकी ऑप्शन पे वो उतना फोकस नहीं करता और A लगा देते हैं और एक गलत है। बट साइंटिफिकली जो लॉजिक है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो B या C होते हैं। B पे रखे जाते हैं सबसे ज्यादा या C पे रखे जाते हैं आंसर। इसके बाद हमारे आंसर रखे जाते हैं A पे और उसके बाद रखे जाते हैं D पे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो B और C पे मैक्सिमम होते हैं, उसके बाद हमारे होते हैं D पे, और उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी होती है A की। लेकिन अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो स्कूल में आंसर आपका मोस्ट ऑफ किस पे होता है, या तो B C, सेकेंड नंबर पे A पे, और लास्ट चॉइस होता है कि D। आपने बहुत सारे असेसमेंट सॉल्व किए होंगे MCQ, वहां पे देखा होगा कि D ऑप्शन बहुत ही कम होता है, B और C मैक्सिमम, इसके बाद A। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में A पे आंसर बहुत कम रखा जाता है, लेकिन स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो A पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग दूसरी ट्रिक्स को मत फॉलो करो, जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो। स्कूल के क्वेश्चन में आपको A पे आंसर मिलेगा और लास्ट ऑप्शन होता है D। अब ऐसे में हमें क्या करना है, हम किस पे बात कर रहे थे, जब आप पार्ट 2 में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। जैसे A को डिलीट कर दिया और आपने इसको C को डिलीट कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% चांस होता है कि आंसर हमारा B या C होता है। तो अगर आपने A और C को डिलीट कर दिया तो आपके पास क्या बचा, B और D बचा, और B और D में से कौन सा आंसर होगा करेक्ट, B होगा, क्योंकि हमने बताया कि आपको क्या चुनना है, B या C को। जब आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भी स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया। और ये भी गलत है कि आप पेपर छोड़ के आओ, और ये भी गलत है कुछ भी लगा दो। तो आपका आंसर क्या होगा, B या C। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है A B C D, ठीक है।
A B C D। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका A ऑप्शन कट गया, ठीक है, और आपका डी ऑप्शन कट गया, और बी और सी आपके पास बचते हैं। तो बी और सी में से किसको आप चुनोगे, तो आप प्रेफरेंस दोगे बी की, ठीक है। अगर आपके पास बी और सी बचता है तो आप प्रेफरेंस दोगे बी को। और अगर आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने कोई एक ही ऑप्शन को डिलीट किया है, जैसे आपने केवल बी को डिलीट किया है, ठीक है, आपके पास ए सी डी, तो यहाँ पे ए सी डी में से आप किसको चुनोगे, सी को चुनोगे। मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, बी एंड सी। और अगर बी और सी के बीच में चॉइस आ गया तो हम किसको चुनेंगे, बी को चुनेंगे, बी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। ये हम बात कर रहे हैं जब आप पार्ट 2 पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि हम बी या सी को ही चुनेंगे, क्योंकि आप एक या दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर लोगे, तो हमारा आंसर बी या सी होगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर बी सी में चॉइस आई तो बी को चुनेंगे, और अगर ए बी सी डी इसमें से कोई एक भी ऑप्शन आप डिलीट कर लेते हो, उसमें से बी या सी बच जाता है, तो वही आपका आंसर होगा। इसके बाद सेकेंड आपका क्या करना है, अब हम बात करते हैं पार्ट 3। पार्ट 2 में तो आपने वो क्वेश्चन कर लिए जहाँ पे आपने एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, यानी कि पार्ट 3 में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे जहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपको लगेगा यार मेरे को तो इसका कुछ भी नहीं पता, इसका ए बी सी डी, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता, अब मैं क्या करूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है, और इसके साथ में कुछ और भी लॉ फॉलो करने हैं। इसमें भी आपको बी एंड सी ऑप्शन में से प्रायोरिटी देनी है, बी या सी। लेकिन अगर आपको जैसे कि क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन ऊपर वाला कर रखा है, अब इसके नीचे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ पे आपने आंसर बी को सेलेक्ट कर रखा है, ये आपका बी है, इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो आपको आता था, ये वाला आपने कर लिया, इसके जस्ट नीचे वाला आपको कुछ भी नहीं पता कि इसका ए बी सी डी, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्ट 1 2 3 में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपके पास जो शीट होगी ना, आपके पास जो शीट होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, फिर ये ब्लैंक है, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट कर रखा है, फिर ये ब्लैंक है, तो इस तरीके से आपके बीच बीच में क्वेश्चन भरे हुए होंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने ऊपर वाले में बी चूज कर रखा है, तो देखिए मैंने आपको बताया बी और सी में से चूज करना है, तो जब आप इस वाले क्वेश्चन पे आओगे तो देखो ऊपर वाले में बी चूज किया है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइन से ऐसे आंसर नहीं बनाए जाते कि बी 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 लगातार, अगर इसका आंसर बी है तो इसका आंसर तो बी होगा ही नहीं। तो आप ये श्योर होगा कि भाई ऊपर वाले का बी है, इसके वाले का तो बी अब नहीं होगा। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन नहीं पता थे, लेकिन आपको ये पता चल गया ऊपर वाले का अगर मैंने बी लगा रखा है तो इसका तो बी नहीं होगा, तो कौन सा आप चूज करोगे, सी वाला चूज करोगे। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे ऊपर वाले में सी लगा रखा होता तो यहाँ पे आप बी चूज कर लेते। इसी तरीके से आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आपको कोई आइडिया नहीं है, और इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपने सी लगा रखा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे सी है, तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम सी को नहीं सेलेक्ट करेंगे, और बी और सी में से किसी एक को चूज करना होता है, तो हम यहाँ पे किसको चूज करेंगे, बी को। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर या नीचे वाले क्वेश्चन से भी हमें आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से एक सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे आपने सी लगा रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता, और इसके वाले नीचे वाले क्वेश्चन में आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, डी सेलेक्ट कर रखा है या बी, कुछ भी, तो ये दोनों सेलेक्ट कर रखे हैं इसके बीच में, तो भी आप लोग कंफर्म कर लोगे कि भाई देखो इसके ऊपर वाले पे मैंने ये लगा रखा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बी सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं पता तो उसमें एक तो ये लॉ फॉलो करना है। इसके बाद आपको क्या लॉ फॉलो करना है, इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3 है, देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या बताया, पॉइंट नंबर 1 बताया कि बी एंड सी आपकी मोस्ट आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं 80%। नंबर 2, जहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं पता है वहाँ पे आपको क्या करना है, बी और सी को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि उसके ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन का अगर सेम आंसर है तो उसका आंसर डिफर होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है हमारा, पॉइंट नंबर 3 है कि ऐसा नहीं है कि आपको जितने क्वेश्चन नहीं आते आपने सबका आंसर बी या सी ही लगा दिया, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तीसरी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है ना, तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं, ए बी सी डी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पेपर में एग्जामिनर ने 40 क्वेश्चन बनाए, 20 का आंसर बी रख दिया, 20 का सी रख दिया, ए और डी उसने दिया ही नहीं, ऐसा कभी पेपर बनता है, नहीं बनता।
तो ऐसा होता है कि देखिए मैंने बोला मैक्सिमम आंसर बी और सी होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उस पर आप बी और सी लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ए और डी रखा ही ना जाए, ये तो गलत हो जाएगा, सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं। पर देखिए जैसे आपके पास 40 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन बी के हो गए, 13 या 14 क्वेश्चन आपके सी ऑप्शन पे रख दिए जाएंगे, उसके बाद 5 to 7 क्वेश्चन ए ऑप्शन पे, और इसी तरीके से 5 to 7 क्वेश्चन डी ऑप्शन पे रख दिए जाएंगे। इस तरीके से रेशो कुछ डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम टोटल रेशो देखें तो इस तरीके से होना चाहिए कि 10 का आंसर ए हो, 10 का बी हो, 10 का सी हो और 10 का डी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ए बी सी डी, मैक्सिमम आंसर बी और सी पे होते हैं, तो अराउंड 15 आंसर बी पे, 13 to 14 क्वेश्चन के आंसर हमारे सी, और 5 to 7 क्वेश्चन के आंसर ए, एंड आपके 3 to 4 क्वेश्चन के आंसर आपके डी, या 5 या 6, यहाँ तक मैक्सिमम 5 के आंसर डी। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको तीसरी ट्रिक आपकी क्या है, जैसे कि आपने क्या किया, अपने पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से बहुत अच्छे से आते थे वो वाले अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, गेसिंग कर ली बी और सी। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे, तो भी आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको काउंट करने हैं, अपने आंसर में काउंट करने कि आपने कितने ऑप्शन ए चुने हैं, कितने बी चुने हैं, कितने सी, कितने डी। फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन है, आप काउंट करें कि हाँ मेरे 15 आंसर बी हो गए हैं और मेरे अराउंड 12 to 13 आंसर सी हो चुके हैं, ठीक है। और आप देखें कि ए जो आंसर है वो मैंने बहुत कम सेलेक्ट किया है, 2 या 3 या 4 या 5, 4 ही तक सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ ना कुछ तो होंगे, इसका मतलब कि आपका ए वाला ऑप्शन भी अभी बचा हुआ है। तो आप नंबर ऑफ काउंट करेंगे कि आपने कितने आंसर कलेक्ट किए हैं ए को, कितने पे बी रखे हैं, कितने पे सी रखे हैं। और अगर आपके पास डी आंसर आपने चूज ही नहीं किया है या ए को डी दो चूज किया है, तो अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका आंसर या तो डी होगा या तो ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर भी काउंट करने हैं, ऐसा ना हो कि आप सारे आंसर बी और सी पे ही कर दो, आपको काउंट करना है और काउंट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, तो वो आंसर आपका ए या डी पे होगा। तो अगर आप देख लें कि अगर आपने ए सही नंबर में सेलेक्ट कर रखा है 5-6, तो आपका आंसर डी होगा, अगर डी आपने अच्छे से सेलेक्ट कर रखा है तो आंसर आपका ए होगा। तो ये वाली ट्रिक को भी आपको फॉलो करना है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी असर्शन और रीजन का भी बताऊंगी। अब पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपका आंसर होता है ए बी सी डी। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है बी पे, सी पे एंड डी पे, वो दे देता है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या दे देता है, ऑल ऑफ द एबव, कि सारे ऑप्शन सही हैं। अब क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने बोला ए ऑप्शन, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, यही तो आंसर है बिल्कुल, और बी और सी के बारे में आपको आइडिया नहीं है और आप ए को आंसर लगा देते हो। और या फिर आपको पता है कि ए सही है और बी के बारे में आपको पता नहीं है, और सी भी सही है पर आपने ए वाला पढ़ रखा है तो आप ए को लगा देते हो। या आपने सी वाला पढ़ रखा है और आप बोलो मैम ने बी और सी बोला था, मैं सी को लगा देता हूँ, और बी के बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो देखिए अगर जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है ना ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे 95% यही होता है कि इसका आंसर ये होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ऐसे क्वेश्चन में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अभी नन ऑफ द एबव का भी बताऊंगी, वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों से कंपेयर मत करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनका अलग रूल होता है, स्कूल में अलग रूल होता है। अब देखिए ऑल ऑफ द एबव जब क्वेश्चन वो आपको एग्जामिनर देता ही तभी है जब यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होते हैं, तभी उस क्वेश्चन को रखा जाता है। उसका मतलब होता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। बच्चे क्या करते हैं, उसको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही लगता है वो उसको टिक कर देता है, बाकी ऑल ऑफ द एबव पे जाता ही नहीं है, बल्कि तीनों ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, तो आपको यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे इस पे क्या लगा देना है, करेक्ट लगा देना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है ऑल ऑफ द एबव, तो 95% चांस है कि इसका आंसर यही है। तो आप लोग एक बार टैली कर ले ऑप्शन को, ए बी सी को, ठीक है। कोई ऑप्शन में आपको हो सकता है 2 पता हो, 1 ना पता हो, तो भी आपको बिना कुछ सोचे समझे ऑल ऑफ द एबव को ही टिक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आता है जहां पे आपको फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दे रखा है एंड डी पे दे रखा है नन ऑफ द एबव,
नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर डी नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमारा चांसेस कम हो जाता है कि इसमें हमारा आंसर हो। हिंदी में भी आपको ऐसे मिल जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं क्योंकि ऐसे ऑप्शन कई क्वेश्चन में पुट कर दिए जाते हैं, पर इसका आंसर डी कम चांस होता है। वहाँ पे आप बी या सी को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होगा तो उसको आप 100% सेलेक्ट करेंगे। या फिर कई बार आपको होता है ए बी सी डी, ठीक है, और ए पे वो कुछ देता है, बी पे देता है, सी पे देता है, डी पे, और डी पे वो आपको बोल देता है ए एंड बी बोथ, है ना। डी पे आपको बोल देता है ए एंड बी बोथ, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगर आपको वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि बी और सी दोनों सही है, या ए और सी दोनों सही है, या ऑल ऑफ द अबव, वैसे क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखे ही तभी जाते हैं जहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही होते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को रखते हैं कि ऑल ऑफ द अबव या ए और बी सही। नन ऑफ द अबव में आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, लीस्ट चांस होता है। इसके बाद हमारा एक और रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है। रूल क्या, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजन, जो सीबीएसई के फेवरेट है, तो ये वाले क्वेश्चन करते हुए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस वाले क्वेश्चन को हमें थोड़ा अलग तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टेक्निक होती है। असर्शन रीजन, आपके पास दो स्टेटमेंट होती है और दो स्टेटमेंट के लिए आपको कोड दिया होता है, ठीक है, ए बी सी डी। ए में होता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, बी में होता है दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही, और सी डी में एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट ए या आर में से कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, जैसे ही आप ये पता लगा लेते हो कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वैसे ही आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, एक स्टेटमेंट पता चल गई कि ये गलत है या ये गलत है, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों, फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि रीजन गलत है, तो देखिए ए ऑप्शन में क्या होता है कि बोथ ट्रू, दोनों सही है, तो ये ऑप्शन कट जाता है। बी में भी यही होता है कि दोनों सही है पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो ये भी कट जाता है। और सी और डी में से भी आपका एक ऑप्शन तुरंत के तुरंत कट जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी और डी में से भी आपको बोल रखा होता है ना, एक में बोल रखा होता है असर्शन फॉल्स है, एक में बोल रखा होता है रीजन फॉल्स है, तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे ही आप असर्शन और रीजन में से किसी एक को कट करते हो, एक आपको पता चल जाता है कि ये गलत है, वैसे आपके तीन ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं और आप सही आंसर तक पहुंच जाते हो। इसी तरीके से अगर आपको पता चल गया कि असर्शन गलत है, ये सही है, तो आपका आंसर डेफिनेटली सी हो जाता है और तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप असर्शन रीजन कर रहे हो तो इनमें से आइडेंटिफाई कर लो, अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा और वो आंसर सी एंड डी में से कोई एक होगा। जैसे ही आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे तो आपका आंसर 100% सी या डी होगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका ए ट्रू है, ठीक है, आर फॉल्स है, तब आपका क्या होगा, सी होगा, ठीक है, और अगर आपका ये वाला सही है तो आपका आंसर डी होगा 100%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ए एंड आर, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे, ठीक है, 60 to 70% जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो ए एंड बी होते हैं। क्यों इन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं उसका आंसर ए या बी होता है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आपका आंसर ए या बी होगा। या तो आप ए को सिलेक्ट करोगे और या तो बी को। तो अगर दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है, तो आप ए को सिलेक्ट करोगे। लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो आप बी को चुनोगे। तो यहाँ पे उल्टा सीन हो गया है, यहाँ पे आप प्रायोरिटी किसे दोगे, ए एंड बी को दोगे। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपके ए या बी होंगे, ठीक है,
और अगर आपको दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पता चल गई कि गलत है, तब आपका आंसर सी एंड डी होगा। तो ये थी सारी कंप्लीट ट्रिक। इसको अगर आप थोड़ा सा एक बार बाइंड अप कर लें तो हम लोग ने क्या क्या सीखा कि हमारे मोस्ट ऑफ द आंसर बी एंड सी पे होते हैं। जहाँ पे हमें कुछ भी आइडिया ना हो तो वहाँ पे हमें बी और सी में से भी करते वक्त प्रायोरिटी रखनी होती है कि नीचे वाले क्वेश्चन में हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अलावा हमने नंबर काउंटिंग भी करनी है कि हमने ए कितने सेलेक्ट किए, बी कितने सेलेक्ट किए, सी कितने सेलेक्ट किए, डी कितने सेलेक्ट किए। जिस ऑप्शन को हमने सबसे कम सेलेक्ट किया है उसको काउंट करके वही आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आंसर होगा। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ द अबव, वही आपका क्या होता है 95% आंसर होता है। इसके अलावा अगर बोथ आपको ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में कि बोथ ए एंड बी, वो आपका आंसर होता है। अगर आपको दे रखा है नन ऑफ द अबव तो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसका चांस बहुत कम होता है। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए एंड बी पे होता है। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट में से आप किसी एक को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो फॉल्स है तो आपका ऑप्शन सी एंड डी होता है। होप ये टेक्निक आपको एग्जाम में 100% हेल्पफुल करेगी और आपके जो मार्क्स है ना, अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे थे तो आप 40 करोगे और इस 40 में से आपके 6 to 7 मार्क्स बहुत ही ईजिली आपकी झोली में आ जाएंगे और आपके नंबर को बढ़ा देंगे। तो वीडियो को ज़रूर करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।